जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में भारत का जो इतिहास का मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेगमेंट चल रहा है उसका ही अध्याय 3 देखेंगे और इसमें सिख राज एवं आंग्ल सिख युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से इसकी जानकारी जो है ये साझा करेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। चलिए हम क्लास को देखेंगे। तो पहले पॉइंट जिसमें कर है, सिख का प्रथम राजनीतिक नेता बंदा बहादुर था जो कि 1716 ईस्वी में इसने मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन इसका जो है वध कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट कर है, बंदा बहादुर के बाद सिख जो है ये नेतृत्व विहीन हो गया। इसी समय से सिख ने जो है सरबत खालसा एवं गुरु मता की प्रथाओं को जो है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट आता है, बैसाखी एवं दीपावली पर जो है वर्ष में 2 बार सिख ने अपनी सभाएं करनी प्रारंभ की। ये सभाएं ही सरबत खालसा कहलाती है। इन सभाओं में जो निर्णय होते हैं उसे गुरु का मत मानकर गुरु मत पुकारा गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो कर है, 1748 में कर्पूर सिंह ने दल खालसा संगठन की जो है स्थापना किया। नेक्स्ट है, दल खालसा में जो है 1753 ईस्वी में प्रारंभ हुई राखी प्रथा ने जो है इसकी वित्तीय स्थिति को जो है मजबूत किया। नेक्स्ट पॉइंट कर है, राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का दायित्व स्वीकार करता था। यही तथ्य सिखों के राजनीतिक अधिकारों का आधार बना। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है, सिखों ने अपने छोटे राज्य का जो है निर्माण किया जिन्हें मिस्र पुकारा जाता था और यह मिस्र देखिएगा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और इसी से जो है रंजीत सिंह जो सुकरचकिया मिल से जो है निर्मित होता है। ये देखिए रंजीत सिंह के बारे में दिया गया है। पंजाब में सिख राज के वास्तविक संस्थापक राजा रंजीत सिंह को माना जाता है। ये सिख के पहले सार्वभौमिक शासक हुए जिन्होंने पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करके जो है मुल्तान, पेशावर, जो है कश्मीर एवं लद्दाख तक अपने राज्य का विस्तार किया था। रंजीत सिंह के उपलब्धियां की देख लेते हैं। तो रंजीत सिंह का जन्म जो है ये 1780 ईस्वी में होता है। इनके पिता जो थे महान सिंह जो कि सुकरचकिया मिस्र के जो है राजा थे। तो याद रखिएगा रंजीत सिंह जो थे ये सुकरचकिया मिस्र से संबंधित है। 1797 ईस्वी में देखिएगा तो काबुल के शासक जमान शाह का पंजाब पर जो है आक्रमण हुआ था। रंजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने जो है जमान शाह को पराजित किया और कहा जाता है यह जमान सिंह का जो है तोप जो है सो चेनाब नदी में गिर जाता है, जिसको रंजीत सिंह ने वापस जो है इसको जो भेजवा देता है। ये देखिए आगे दिया होगा। अब रंजीत सिंह सिखों के नेता बन गए। रंजीत सिंह ने जमान शाह की 12 तोपों जो चिनाब नदी में जो है गिर गई उसे निकलवा कर वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दिया। नेक्स्ट देखिए 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ये रंजीत सिंह 1799 में जो है लाहौर पर आक्रमण करके लाहौर की राजधानी बना लेता है और 1806 ईस्वी में रंजीत सिंह एवं जनरल लेक के बीच एक संधि हुई। इसमें जो है कुछ शर्तें रखा गया था। पहला शर्त जो था, रंजीत सिंह होलकर को अमृतसर तक छोड़ने को कहे। अमृतसर को छोड़ने को कहे, किसको? होलकर को। कह रहा है अंग्रेज पंजाब से अपनी सेना हटाएंगे। रंजीत सिंह के मित्रवत बने रहने पर अंग्रेज उसके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेगा। तो ये 3 तरह के शर्तें या संधि हुई थी जो है जनरल लेक और रंजीत सिंह के बीच में। रंजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार देखिए जो है 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह ने कांगड़ा विजय की। 1813 ईस्वी में अफगान आमिर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया तथा शाह शुजा से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें या नेक्स्ट पॉइंट, 1813 ईस्वी में अटक को जीत लिया तथा 1818 ईस्वी में मुल्तान भी विजय कर लिया। नेक्स्ट आता है 1819 ईस्वी में अफगान गवर्नर जफर खां को पराजित कर कश्मीर पर अधिकार कर लिया। कौन? ये सारे हम रंजीत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। कह रहा 1820 से 21 ईस्वी में डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जो है जीत लिया। 1832 में पेशावर की विजय की। नेक्स्ट पॉइंट है 1833 और 34 में मुजारी कबीले को पराजित कर जो है शिकारपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन जो है इसे अंग्रेज को दे दिया। पहले तो इस पर जो अधिकार कर लिया, लेकिन क्योंकि उस समय में मित्रवत संबंध रखे थे अंग्रेज के साथ में, तो इसीलिए ये रंजीत सिंह अंग्रेज को जो है दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है। रंजीत सिंह के बारे में कहा जाता है जो एक आंख से वो अंधा रहता है। देखिए रंजीत सिंह उत्तराधिकारी, ये आपको 1839 से 49 ईस्वी के बीच में जो पहला रहा था। खरक सिंह जो रंजीत सिंह का पुत्र था, ये 1839 से 40 तक रहते हैं। उसके बाद दूसरा जो रहता है शेर सिंह रहता है, ये रंजीत सिंह का पुत्र है जो कि 1841 से 1843 तक रहते हैं। उसके बाद दिलीप सिंह है जो अल्पवयस्क था रंजीत सिंह के पुत्र, और ये 1843 से 49 के बीच में रहता है। आंग्ल सिख युद्ध देख लीजिए, जो अंग्रेज और सिख के बीच में युद्ध हुआ था, इसी को ही आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है। दिलीप सिंह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। कह रहा अल्पवयस्क दिलीप सिंह की मां रानी जिंदल संरक्षिका के रूप में जो है शासन कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसी समय खालसा सेना काफ़ी शक्तिशाली हो गई थी, जिस कारण लाहौर दरबार उनसे जो है डरने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सेना को नियंत्रित करने के लिए रानी जिंदल एवं उनके जो सलाहकारों ने जो है खालसा सेना को अंग्रेजों के साथ युद्ध में झोंक दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है यह सोचकर कि यदि खालसा सेना विजय हुई तो क्षेत्र विस्तार होगा, और यदि पराजय हुई तो राजनीति में दखल देना छोड़ देगी। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध देखिए, ये आपको 1845 से लेकर 46 के बीच में होता है, और इस युद्ध के अंतर्गत 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ये लड़ाइयाँ का नाम याद रखिएगा, यही लड़ाई आपको मिलान में दे देता है। ठीक है, देखिएगा एक तरफ दे देगा जैसे मुदनी की, फिरोजपुर की लड़ाई, अलीबाग की लड़ाई, सुबराव की लड़ाई, और दूसरे साइड में इसका डेट दे देगा और कहेगा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मुदकी की जो लड़ाई हुआ था ये 1845 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद देखिए 1845 में ही उसके बाद जो होता है फिरोजपुर का युद्ध होता है जो कि 1845 में ही, अलीबाग का युद्ध होता है ये भी 1846 में, और सुबराव का जो युद्ध होता है ये भी 1846 में। इन चारों युद्ध में सिख सेना जो है पराजय हो जाता है, किससे? अंग्रेज से। उसके बाद जो है लाहौर की संधि जो कि 9 मार्च 1946 को होती है। यह संधि अंग्रेज एवं दिलीप सिंह के बीच में हुई थी, और इसमें कुछ शर्तें रखा गया था। पहला शर्त जो था दिलीप सिंह को रानी जिंदल की संरक्षता में राजा स्वीकार किया गया था। किसको? दिलीप सिंह को उसकी रानी जिंदल सिंह की जो है देखरेख में या संरक्षणा में जो है राजा को स्वीकार किया गया था। दूसरा पॉइंट जो कह रहा है सतलज के पूरब के प्रदेश व जालंधर के जो है द्वाब क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य होगा। सतलज नदी जो है उसके पूरब के प्रदेश में जो जालंधर का द्वाब है, द्वाब हम किसको कहते हैं? 2 नदी के बीच के जो जगह होता है उसको द्वाब कहा जाता है। तो यह द्वाब पर किसका हो जाएगा? अंग्रेज का अधिकार हो जाएगा। तीसरा जो शर्त था ये लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। अब देखिए तीसरा समझौता में अंग्रेज के द्वारा ये जुर्माना लगाया गया सिख पे। चौथा जो शर्त था 50 लाख रुपए नगद एवं 1 करोड़ के बदले जो है कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया। तो 1 करोड़ के बदले में जो है गुलाब सिंह के हाथ में कश्मीर को बेच दिया। पांचवा शर्त जो है सिख सैनिकों की संख्या कम एवं निश्चित कर दी गई। छठा जो शर्तें हैं लाहौर में एक अंग्रेजी रेजिडेंटी की नियुक्ति की गई। और सातवां जो शर्तें हैं अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी को सेना में नहीं जो है रखा जाएगा।
इसके बाद देखिए भैरवाल की संधि जो होता है ये 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को होता है। पहला पॉइंट इसमें देखिए क्या कर रहा है, 1846 में सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन करके दिलीप सिंह से पुनः एक संधि की और इसमें प्रमुख शर्तें भी रखा। तो पहला शर्त जो रखा था इसमें भैरवल की संधि में, ये रानी जिंदल की संरक्षता समाप्त कर दी गई और उन्हें 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया। अब देखिए क्या कर दिया, तो जो रानी जिंदल थी उसकी संरक्षता जो है समाप्त कर दी और 1.5 लाख रुपया जो पेंशन था ये अंग्रेज के थ्रू उसको दे करके और जो जितना भी उसके क्षेत्र में था उसको जो है कब्जा कर लिया। अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जो शासन की देखभाल करेगी। अब तीसरा शर्त जो था, लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च जो है दिलीप सिंह उठाएगा। उसके बाद देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ और ये 1848 से 1849 तक चलता है। इसके अंतर्गत 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहला लड़ाइयाँ जो लड़ी गई थी ये रामनगर की युद्ध हुआ था जो कि 1848 में अंग्रेज इसमें विजय हुआ। इसके बाद होता है चिलियावाला का युद्ध जो कि 1849 में हुआ था और इसमें जो है सिख विजय हुए थे। तीसरा जो होता है ये गुजरात नगर का युद्ध और ये 1849 में होता है और इसमें फिर से अंग्रेज विजय हो जाते हैं। सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये जो है गुजरात नगर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति ह्यू गॉफ, क्या है, ह्यू गॉफ अंग्रेज का सेनापति था ये दूसरी लड़ाई में। 1849 ईस्वी में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। कंपनी शासन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था। अब कंपनी के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं। पहला कह रहा है भू राजस्व व्यवस्था। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूल करना जो है प्रारंभ किया गया सबसे पहली बार। सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर भू राजस्व वसूल करना शुरू कर दिया। और इसके बाद जस्ट क्या आता है, एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और बंगाल के गवर्नर जो था उसको क्या करता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना देता है और इस तरह से वारेन हेस्टिंग जो है ये पहला गवर्नर जनरल भी बन जाता है। फिर कह रहा है 1772 ईस्वी में ही वारेन हेस्टिंग ने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया जिसमें जो है प्रत्येक क्षेत्र का राजस्व 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया और 1777 ईस्वी में यह व्यवस्था समाप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कह रहा है इसमें 1777 ईस्वी में जब यह व्यवस्था समाप्त हो गई तो उसकी जो है जगह इसने जो है 1 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया और इस व्यवस्था में प्रति वर्ष भू राजस्व निर्धारित होता था जो कि 1789 से 90 ईस्वी तक चलती रही थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें कह रहा है, चार्ट दिया हुआ है जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भूमि बंदोबस्त। देखिए तो पहला जो हुआ था अस्थाई बंदोबस्त, ये 1793 ईस्वी में हुआ था और ये क्षेत्र जो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और वाराणसी, ये क्षेत्र जो था अस्थाई बंदोबस्त में शामिल था और इसमें जो रखा गया था 19% जो है टैक्स रखा गया था। इसके बाद दूसरा जो आता है रैयतवारी बंदोबस्त, ठीक है। तो रैयतवारी बंदोबस्त जो है 1792 ईस्वी में लागू हुआ था और ये देखिए मद्रास, बम्बे, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग इस क्षेत्र में इसको लागू किया गया था और ये कुल भूमि का जो है 51% में लागू किया गया था। उसके बाद देखिए महलबारी बंदोबस्त जो आता है ये 1822 ईस्वी में संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं पंजाब में लागू किया गया और कुल भूमि का 30% भाग में जो है इसको लागू किया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त 19% क्षेत्र में, रैयतवारी बंदोबस्त 51% क्षेत्र में और महलबारी बंदोबस्त जो हो जाएगा 30% क्षेत्र में। तो ये पूरा के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका फिर से डिस्क्रिप्टिव में दिया है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जनक जो है कर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कर्नवालिस को। लॉर्ड कर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। निर्देशक मंडल की अनुमति मिलने के बाद जो है 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में परिवर्तित हो गई और इसी को जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था भी कहा जाने लगा। इस व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया, अतः जमींदारी भी
कर देने के लिए उत्तरदायी हो गया। तो इसमें किसान से जो जमींदार वसूल करते थे और फिर जमींदार जो था ये आपको गवर्नर तक जो है अपना राजस्व भेजता था। इसीलिए इसको जो कहा गया है अस्थाई बंदोबस्त, और अस्थाई बंदोबस्त का जन्मदाता जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। 1790 ईस्वी में देखिएगा, जिस क्षेत्र की इकाई से सरकार को कर प्राप्त होता था उस कर का जो 10/11 भाग जमींदार को देना होता था। जमींदारों को किसानों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया था। और इसी तरह का देखिएगा तो किसान पे ये जमींदार जो था बहुत तरह का जुल्म ढाते थे, क्योंकि जो भी उपज होता था उसका जो है लगभग देखिए 10/11%, और ज़्यादा जमींदार लेगा तभी तो इसको बचेगा, क्योंकि जमींदार को जो है जो 1/11 जो भी अनाज होता था ये उसको राजस्व मिलता था। बाद में कि बचा हुआ 10/11 भाग जो था ये राजस्व आपको अस्थाई बंदोबस्त में जो है गवर्नर को देना पड़ता था। तो यही व्यवस्था जो है बहुत तरह का खतरनाक था, और ये आपको किसान पे जमींदार बहुत तरह की जुल्म ढाते थे। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा बाद में देखिएगा तो वाराणसी के क्षेत्र व उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। यह पूरे ब्रिटिश भारत में जो 19% भाग पर लागू किया गया। निष्पंज कर इस व्यवस्था में जमींदारों ने किसानों का जो है अत्यधिक शोषण किया। अस्थाई बंदोबस्त वाले क्षेत्र को लगभग 4 करोड़ रुपये वार्षिक कर प्राप्त होता था, जबकि जमींदारी किसानों से 60 करोड़ वसूल करता था। इसी को जो है दूरबासी व्यवस्था भी कहा जाता था, और जो उप जमींदारी के द्वारा अतिरिक्त शोषण किया गया है। इसमें अगला पॉइंट जो है रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में कर है। इस व्यवस्था में सरकार ने सीधे किसानों के साथ राजस्व संबंध निर्धारित किया था। यानी इसमें देखिए तो रैयत मतलब होता ही है किसान, और किसान के साथ सीधे जो था सरकार का या कहिएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधे जो है राजस्व जो है निर्धारण किया था जितना लेना है। इस व्यवस्था का जनक जो है कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो था। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी आय में वृद्धि करना तथा कृषक हितों में जो है वृद्धि करना था। सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में जो है बारामहल, एक साथ कर लीजिएगा, बारामहल जिले में इसको लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट जो करा 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था पूरे मद्रास प्रांत में लागू कर दी गई, और थॉमस मुनरो को इस व्यवस्था का गवर्नर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बम्बई प्रांत में भी लागू हो गया। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग क्षेत्र में भी लागू हुआ। यह पूरे ब्रिटिश भारत के जो है 51% भूभाग पर लागू किया गया था। इस व्यवस्था में सरकार ने उपज के मूल्य का 1/2 भाग कर निर्धारित किया। 1/2 भाग है यानी 50%, कहीं कहीं 50% भी रहेगा, 50% जो है भाग निर्धारित किया। सरकार व्यवहारिक रूप में आधे से अधिक कर वसूल करते थे। इस व्यवस्था में जो है किसान को भूमि का स्वामी माना गया और उसे भूमि को बेचने, गिरवी रखने का अधिकार दिया गया था। कह रहा है इस व्यवस्था में हर 30 वर्ष बाद भूमि सर्वेक्षण की व्यवस्था या पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था की गई थी। ये सारा किस व्यवस्था में? रैयतवारी व्यवस्था में है। उसके बाद आता है महलवारी। महल मतलब होता है मोहल्ला, मोहल्ला यानी महलवारी बंदोबस्त। इस समय महल से तात्पर्य गांव, ये बोले पूरा मोहल्ला होता है, गांव या जागीर से था। इस व्यवस्था में सरकार गांव एवं जागीर के साथ राजस्व संबंध स्थापित किया था। इस व्यवस्था के जनक जो थे हॉल्ट मैकेंजी थे। 1822 ईस्वी में जो है यह कानून या व्यवस्था कानूनी रूप से जो है शुरू हो गया था। कब? 1822 ईस्वी में। इस व्यवस्था में सरकार ने जो है प्रत्येक गांव के उपज के मूल्य का जो है 50% कर जो है निर्धारित किया था। इस व्यवस्था में भी किसानों को भी जो है स्वामी माना गया और उसे भूमि को बेचने अथवा गिरवी रखने का अधिकार दिया गया, सब महलवारी व्यवस्था में। कह रहा है इस व्यवस्था में सर्वप्रथम मानचित्र तथा रजिस्टर का प्रयोग किया गया। यह व्यवस्था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब में लागू हुई और यह ब्रिटिश भारत के
30% भूभाग पर लागू हुई थी। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया को जो है राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया, जिससे गांव का मुखिया किसानों का जो है शोषण किया और किसानों से बेगार भी करवाने लगे। तो देखिए इसमें क्या हो गया, जो गांव का मुखिया हो गया ये प्रधान होने लगा, और ये जो है महलवाड़ी में, महल मतलब होता है मोहल्ला, मोहल्ला का जो एक मुखिया होता था ये किसानों से जो है कर वसूल करते थे, और इसी प्लस में उससे बेगार काम यानी बिना पैसा दिए हुए काम भी करवाता था, और यहाँ पे इसका जो है प्रधान बन गया मुखिया। कहता है अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था। अब अंग्रेज, एक बार हम तीनों देख लेते हैं। तीनों जो आता है, पहला आया था जो है कौन होया, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त याद रखिएगा 4 क्षेत्र में लागू होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और यूपी में भी थोड़ा बहुत लागू होता है। और अस्थाई बंदोबस्त जो लागू होता है ये आपका 19% भूभाग पर लागू होता है, ठीक है। उसके बाद आता है रैयतवारी। रैयतवारी में जो है किसान खुद अपना कर जो है सरकार को देता था, और ये जो है आपको मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग क्षेत्र में लागू हुआ, और ये कुल भूमि का 51% भाग पे लागू हो गया, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो आता है ये आता है महलवारी बंदोबस्त। ये आपका कुल भूमि का 30%, कुल भूमि का 30% भाग पे लागू हुआ, और ये जो है संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं पंजाब से जो है इसको लागू किया गया। तो ये 3 व्यवस्था था, ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था। कह रहा भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था के जनक वारेन हेस्टिंग थे। इसने जो है प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया। कह रहा दीवानी न्यायालय जिला कलेक्टर के अधीन था, लेकिन फौजदारी न्यायालय एक भारतीय न्यायाधीश के अधीन था। इस दोनों न्यायालय के ऊपर 2 न्यायालय, सदर दीवान न्यायालय और सदर निजामत न्यायालय गवर्नर जनरल के अधीन थे। सदर दीवान न्यायालय की अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल में होती थी, जबकि फौजदारी न्यायालय की अंतिम न्यायालय जो है ये सदर निजाम होती थी। खैर वारेन हेस्टिंग के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किया। इसने जो है 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड, जिसे कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया, जिससे शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत लागू हो गया। कॉर्नवालिस ने जिला के कलेक्टर से दीवान न्यायालय के न्याय अधिकार अलग कर दिया। कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालय में एक यूरोपीय न्यायाधीश भी नियुक्त किया। कर दीवानी न्यायालय के ऊपर कॉर्नवालिस ने 4 प्रांतीय दीवानी न्यायालय की स्थापना किया, और ये 4 जो स्थापना किया था वो कलकत्ता में, ढाका में, मुर्शिदाबाद में और पटना में, ठीक है। तो ये 4 जगह क्या किया था, स्थापना किया था प्रांतीय न्यायालय। कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालय के ऊपर सर्किट कोर्ट यानी दौरा न्यायालय की भी स्थापना की, जो अस्थायी न्यायालय थी। इसके बाद देखिए लॉर्ड हेस्टिंग इसके समय में निचले स्तर के न्यायालय पदों का जो है भारतीकरण जो है शुरू हुआ था। इस संदर्भ में यह कहा गया कि यह क्षेत्रीय स्तर पर न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है, तो क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय को न्यायिक पदों में जो है नियुक्ति किया जाएगा। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है न्याय प्रशासनिक में सुधार के लिए। इसके समय में न्यायिक व्यवस्था में अत्यंत सुधार किए गए और न्याय व्यवस्था का केंद्रीकरण किया गया। इसी के समय में 1833 के अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, और यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाएंगे। यानी विलियम बेंटिक पहला व्यक्ति था जो बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसने जो है कॉर्नवालिस के सर्किट कोड को जो है समाप्त कर दिया। जो कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके 2 कार्य में देखिए, आगरा में एक अपीलीय न्यायालय की स्थापना, इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत की स्थापना किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। इसने भारतीय कानून को संचित करने तथा इसमें सुधार लाने के लिए 1833 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी का अधिनियम आया और इसने पुनः विधि आयोग गठित करने का जो है सलाह दिया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1854 में मैकाले के नेतृत्व में द्वितीय विधि आयोग का गठन किया गया और इसी आयोग की
जो संस्तुति पर 1858 से 61 ईस्वी तक भारतीय दंड संहिता, भारतीय सिविल संहिता, भारतीय सिविल कार्य संहिता की रचना की गई। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसके बाद 1862 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पर प्रमुख प्रांतों में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 1935 के अधिनियम के द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसे हम अभी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ये 1935 के अधिनियम के द्वारा ही इसकी स्थापना किया गया था। न्यायिक सुधार से संबंधित कुछ बातें देखिए। प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना हुआ था 1833 में मैकाले की अध्यक्षता में। द्वितीय विधि आयोग की स्थापना 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में, यानी दोनों विधि आयोग जो था ये मैकाले की अध्यक्षता में स्थापना हुआ। पहला हुआ 1833 में और दूसरा जो हुआ 1854 में। भारतीय दंड संहिता जो है 1858 से 61 ईस्वी में जो हुआ था। भारतीय सिविल संहिता यही 1861 के बीच में ही हुआ। भारतीय सिविल ये भी 1861 के बीच में ही हुआ। कार्य संहिता ये भी देखिए तो 1858 से 61 के बीच में हुआ। उच्च न्यायालय अधिनियम ये 1862 में आता है उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में होता है। अब आते हैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में। अंग्रेजी के लिए शिक्षा व्यवस्था क्या क्या इंपॉर्टेंट था। कह रहे कंपनी के प्रारंभ ब्रिटिश शासन जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे वे लोग परिचयवादी कहलाए। ठीक है, इनका जो है मानना था कि यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को भारतीयों को उन्हीं की भाषा में शिक्षित किया जाए। इसे पाश्च शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है पाश्च शिक्षा या पाश्च शिक्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है 1780 से 81 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मद्रास की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 1884 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जो था प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को उजागर करना। ये याद रखिए 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स की सहायता से कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, और जिसका उद्देश्य जो था जो प्राचीन हमारे भारतीय इतिहास था और संस्कृति उसको उजागर करना। 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, और 1813 के अधिनियम के द्वारा कंपनी को निर्देश दिया गया कि ये भारत में प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये जो है शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करना पड़ेगा। ये कब 1813 के अधिनियम के तहत कहा गया था। उसके बाद आता है आंग्ल प्राच्य विवाद। अंततः लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आंग्लवादी नेता मैकाले के विचार से सहमत हुआ और 1835 में पहली बार सरकारी शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। प्रमुख शिक्षा आयोग और गठन वर्ष और उनके जो है मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं, जैसे देखिए चार्ल्स वुड का डिस्पैच, ये लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर के काल में आया था 1854 में, और इसमें मुख्य प्रावधान जो था यह भारत की भावी शिक्षा के लिए एक बृहत योजना थी। इसे प्रायः भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसके मुख्य प्रावधानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी का माध्यम तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए जनभाषा, शिक्षा के लिए निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन, महिला शिक्षा को जो है प्रोत्साहन तथा कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में 3 विश्वविद्यालय की जो स्थापना को शामिल किया गया। उसके बाद आता है हंटर शिक्षा आयोग, जो लॉर्ड रिपन के काल में आया था 1882 से 83 ईस्वी में। इसके मुख्य प्रावधानों में स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा पर जोर, शिक्षा के लिए ऊपर माध्यमिक स्तर पर साहित्य शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा तथा महिलाओं शिक्षा को प्रोत्साहन करने की बात कही गई थी। इसके बाद जो आता है शिक्षा नीति का प्रस्तावना, यह प्रस्ताव जो है यह आपको 1913 के अधिनियम के तहत आता है या 1913 में ही आता है। निरक्षरता समाप्त करने की नीति, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तथा सभी प्रांतों में कम से कम एक विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई थी 1913 के शिक्षा नीति प्रस्तावना में। उसके बाद आता है सेटलर विश्वविद्यालय आयोग, जो कि 1917 से 19 में आया था। 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्थाएं की गई थी। उसके बाद आता है हर्टोग समिति, जो कि
1929 ईस्वी में आता है। प्राथमिक शिक्षा में सुधार, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी को उच्च शिक्षा आदि का प्रावधान किया गया था, ये हर्टोग समिति में। उसके बाद आता है शिक्षा की सार्जेंट योजना, जो कि 1944 ईस्वी में आता है। देश में प्रारंभिक विश्वविद्यालय तथा हाई स्कूल की स्थापना का प्रावधान, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया था। शिक्षा की सार्जेंट योजना जो कि 1944 में आया था। अंतिम रूप से लॉर्ड ऑकलैंड के समय में आंग्ल प्राच्य विवाद समाप्त हो गया और इसी काल में जो है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत विप्रेशन सिद्धांत प्रकाश में आया। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का मतलब जो होता है जो उच्च वर्ग को क्या है, उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे और उच्च वर्ग जो है ये आपको नीच वर्ग को शिक्षा दे देकर छन के शिक्षा नीच वर्ग तक पहुंच जाएगा। ये होता है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। यह सिद्धांत बेंटिंग के समय शुरू की गई और इसी के समय इसे जो है सरकारी मान्यता भी दे दिया गया। कार्य अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का उद्देश्य सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए और इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। उसके बाद आता है वुड डिस्पैच की घोषणा पत्र, जो कि 1854 में आता है। ब्रिटिश संसद में भारत की शिक्षा की प्रगति की जांच के लिए 1853 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अध्यक्षता चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में 1854 में एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई, जिसे वुड की घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा पत्र को जो आधुनिक शिक्षा की आधारशिला माना जाता है, जिसमें श्रेणीबद्ध शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से देखिएगा तो ये हमारे ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा अध्याय नंबर 4, इसमें भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव देखेंगे। इसके साथ साथ ही आगे बढ़ते जाएंगे और वीडियो वही 30 से 35 मिनट का लगभग बनाएंगे ताकि देखने में बोरिंग न हो। और ये क्लास ले लेते हैं तो जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है आपका शिक्षक भर्ती का, तो उसमें देखिएगा जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो आ रहा है आपका लगभग क्वेश्चन यहाँ से कवर कर देंगे। और कुछ जो है इसके बाद हम हिंदी का भी जो है अभी घटना चक्र का बुक आया है उसको कवर कर लेते हैं। तो हिंदी से जो आप आहर्ता का जो क्वेश्चन रहेगा लगभग 75 क्वेश्चन वो आप सोल्व कर लीजिएगा, तो आपको इसमें और कंप्यूटर का तो सीरीज चला ही रहे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए